आपको ले चलेंगे भारत की उस पवित्र भूमि की यात्रा पर जिसे सदियों से देव भूमि कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी केंद्र रहा है। हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वह भूमि है जहां ऋषियों मुनियों ने तप किया, जहां देवताओं ने निवास किया और इसी भूमि को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना गया। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमालय का मध्य भाग बताया गया, जिसे वैदिक काल में उत्तरी कुरु राज्य कहा जाता था और यह स्वर्ग लोक का हिस्सा माना जाता था। प्रामाणिक स्रोतों में ऋग्वेद, महाभारत, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, अशोक के शिलालेख, बागेश्वर शिलालेख, मौला राम का गणराजवंश का इतिहास शामिल है। मौला राम तोमर, जिन्हें मौला राम के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड इतिहास के एक विलक्षण प्रतिभा थे। वे न केवल गढ़वाल चित्रकला शैली के महान आचार्य थे, बल्कि एक प्रखर कवि, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ भी थे। इसी धरती पर स्थित है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जिन्हें सामूहिक रूप से चार धाम कहा जाता है। यह महज मंदिर नहीं है, बल्कि वैदिक संस्कृति की जड़ें हैं। अशोक के शिलालेख और मंदिरों के प्राचीन अभिलेख इस बात का प्रमाण है कि यहाँ सदियों से शैव और बौद्ध धर्म की परंपराएं धाराएं एक साथ बहती रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, प्रकृति को बचाने के आंदोलन की, और यह कहानी है एक नए राज्य के जन्म की। कभी यह क्षेत्र प्राचीन राजवंशों के अधीन रहा, कभी गोरखा और कभी ब्रिटिश शासन के दौर से गुजरा, और अंततः लंबी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य उत्तरांचल के रूप में अस्तित्व में आया और बाद में सन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे उत्तराखंड का हजारों साल पुराना इतिहास, पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक राजनीति तक की यात्रा और इस आंदोलन की कहानी जिसने इस राज्य को जन्म दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव का विशेष संस्करण हमारा उत्तराखंड और मैं हूँ स्मिता सिंह। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड का इतिहास केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि गहरे पौराणिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के पौराणिक इतिहास के बारे में। ऋग्वेद में इसे देवभूमि कहा गया है, यानी ऋषियों और देवताओं की भूमि। स्कंद पुराण विशेषकर केदार खंड में स्पष्ट रूप से इसे केदार खंड यानी वर्तमान गढ़वाल और मानस खंड यानी वर्तमान कुमाऊं में विभाजित किया गया है। नंदा देवी पर्वत और उससे जुड़ी पर्वत श्रृंखलाएं इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक सीमा यानी नेचुरल बाउंड्री का कार्य करती थी। आज भी सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से नंदा देवी को गढ़वाल और कुमाऊं के मिलन बिंदु या विभाजक के रूप में देखा जाता है। केदारखंड वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। यह क्षेत्र भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। यही स्थित है विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसका सबसे बड़ा धार्मिक महत्व इस कारण है कि हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। अब मानसखंड वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम था। यह क्षेत्र भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ स्थित
जागेश्वर धाम को प्राचीन शिव मंदिरों का एक महत्वपूर्ण समूह माना जाता है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब पांडव शांति और मोक्ष की तलाश में निकले, तो उनके कदम हिमालय की इन श्रृंखलाओं में पड़े। कहते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडवों ने कुछ समय इसी पवित्र धरती पर निवास किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए केदारनाथ में नंदी का रूप धारण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव पांडवों से नाराज थे क्योंकि युद्ध में बहुत विनाश हुआ था। तब जब पांडव उन्हें खोजने काशी और फिर हिमालय पहुंचे, तो शिव उनसे छिपने के लिए केदारनाथ चले गए और वहां नंदी का रूप धारण कर लिया ताकि वह पहचाने ना जा सके। यही वह पावन भूमि है जहां पंच केदार मंदिरों का उदय हुआ। महादेव की खोज में भटकते पांडवों की अटूट श्रद्धा आज भी इन पत्थरों में जीवित है। बद्रीनाथ के करीब स्वर्गारोहिणी की उन बर्फीली सीढ़ियों से पांडवों ने सशरीर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। पुराणों में बद्रिकाश्रम यानी आज के बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का साक्षात निवास बताया गया है। इतिहास और आध्यात्म का मेल देखिए। इसी क्षेत्र की एक शांत गुफा में बैठकर महर्षि व्यास ने कालजयी महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। ये कथाएं सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुरातत्व के ठोस प्रमाण पर टिकी है। यह देवभूमि है जहां आज भी कण कण में इतिहास बोलता है। केदारखंड और मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों ने सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्थली, तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक साधना की परंपरा को जीवित रखा है। आज का उत्तराखंड इन्हीं दो पौराणिक क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का जीवंत रूप है। आइए जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में। हजारों साल पहले जब दुनिया बस आकार ले रही थी, हिमालय की इन गुफाओं में मानव ने अपना पहला बसेरा बनाया। अल्मोड़ा की लाखों गैर गुफाओं की दीवारों पर आज भी वे रंगीन चित्र देखे जा सकते हैं, जहां आदि मानव ने अपने नाचने और शिकार करने के दृश्य को पत्थरों पर अंकित किया। ये कोलारियल और खस जनजातियों के पूर्वज थे जिन्होंने इस कठिन भूभाग को भी अपना घर बनाया। समय आगे बढ़ा और वेदों का युग आया। उत्तराखंड को उत्तर पूर्व का हिस्सा माना गया, जहां कुनिन वंश का उदय हुआ, जिनके राजा अमोघ भूति के चांदी के सिक्के आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। इसी दौरान सम्राट अशोक ने देहरादून के कालसी में अपना शिलालेख लगवाया, जो बताता है कि यहाँ बौद्ध धर्म और सनातन संस्कृति एक साथ फल फूल रही थी। यह वह दौर था जब तिब्बत से नमक का व्यापार होता था और हिमालय की तलहटी खुशहाल थी। फिर आया कत्यूरी राजवंश का सुनहरा दौर। मध्यकाल की शुरुआत में वासुदेव कत्यूरी ने बिखरे हुए कबीलों को एकजुट किया और कत्यूरी राजवंश की नींव रखी। उन्होंने जोशीमठ और बैजनाथ को अपनी राजधानी बनाया। इन्हीं राजाओं ने जागेश्वर और कटारमल जैसे भव्य मंदिर बनवाए। यह वह समय था जब उत्तराखंड बौद्ध परंपराओं से निकलकर फिर से अपनी पौराणिक हिंदू जड़ों की ओर लौटा। लेकिन समय के साथ आपसी कलह और वीरदेव जैसे अत्याचारी राजाओं के कारण यह साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दो पृथक राज्यों गढ़वाल और कुमाऊं की शुरुआत होती है। कत्यूरियों के पतन के बाद उत्तराखंड दो बड़े हिस्सों में बंट गया। अब हम बात करते हैं गढ़वाल की, जहाँ पर पवार वंश का राज था। यहाँ के राजा कनकपाल ने पवार वंश की नींव रखी। उन्होंने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को बनाया, लेकिन इस वंश के असली नायक बने राजा अजयपाल, जिन्होंने पहाड़ों पर बने 52 गढ़ों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बनाया। इसलिए इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा।
आगे चलकर फतेह शाह जैसे प्रतापी राजा हुए, जिनके शासनकाल में कला और साहित्य का स्वर्णिम उदय हुआ। इतिहास के पन्नों में राजा प्रद्युम्न शाह को इस राज्य का अंतिम प्रमुख शासक बताया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग, जिसको कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद वंश की शुरुआत राजा सोमचंद ने कुमाऊं क्षेत्र से लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास शुरू की थी, लेकिन राजवंश 15वीं-16वीं शताब्दी में एक प्रमुख शक्ति बन गया, जिसकी राजधानी अल्मोड़ा थी, जिसे पहले कुर्मांचल कहा जाता था, जो उनकी कला और संस्कृति का केंद्र बना। ये राजा अपनी बहादुरी और भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने गए। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। समय चक्र आगे बढ़ा और 19वीं सदी की शुरुआत में नेपाल के अमर सिंह थापा के नेतृत्व में कुमाऊं और गढ़वाल पर आक्रमण किया। 12 वर्ष कठोर शासन किया, जिसमें अत्याचार बढ़े। इस समय को इतिहास में गोरक्षाणी या अत्याचार का काल कहा जाता है। 1815 में एंग्लो नेपाल युद्ध यानी गोरखा युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर कुमाऊं और पूर्वी गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच सुगौली संधि हुई। गोरखाओं को नेपाल वापस लौटना पड़ा। कुमाऊं, देहरादून, पूर्वी गढ़वाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। पश्चिमी गढ़वाल टिहरी रियासत के रूप में सुदर्शन शाह को दिया गया। यह ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी। हम कैसे भूल सकते हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भारत की स्वतंत्रता के लिए की गई लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का योगदान अत्यंत गौरवशाली रहा है। यहाँ की दुर्गम पहाड़ियों में राष्ट्रवाद की लौ उतनी ही प्रखर थी जितनी की मैदानों में। उत्तराखंड के योगदान को मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति की। काली कुमाऊं के कालू सिंह महरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। इसके बाद 1921 में हुआ कुली बेगार आंदोलन। इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हजारों लोगों ने कुली बेगार से जुड़े रजिस्टर पानी में बहा दिए थे। बताना चाहूंगी, कुली बेगार यानी जहां पे बिना पैसे के अंग्रेजों का सामान ढोया जाता था। महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन की पहली जीत बताया था। 1930 के पेशावर कांड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। यह भारतीय सैन्य इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। हम कैसे भूल सकते हैं डोला पालकी आंदोलन को। यह दलित शिल्पकारों के अधिकार के लिए था, जिसका नेतृत्व विजयानंद भारती ने किया ताकि समाज में समानता आ सके और एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ा जा सके। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की। उत्तराखंड ने देश में कई महान जननायक दिए हैं, जिनमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना और काकोरी कांड में क्रांतिकारियों की पैरवी की। बाद में वे भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब बात करेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। ये पेशावर कांड के नायक, जिन्होंने ब्रिटिश आदेश की अवहेलना कर देशभक्ति की मिसाल पेश की। श्रीदेव सुमन की शहादत को कौन भूल सकता है। टिहरी रियासत की तानाशाही और ब्रिटिश शासन के खिलाफ 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हुए। कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध बद्री दत्त पांडे कुली बेगार आंदोलन के ये मुख्य सूत्रधार थे। अब बात करते हैं इंद्रमणि बडोनी की। इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है।
जिन्होंने जन जागरण में बड़ी अहम भूमिका निभाई। बात करते हैं हर्षदेव ओली की, जिन्हें काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे कि नमक सत्याग्रह, जो कि बहुत फेमस था, इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। गांधी जी के आह्वान पर उत्तराखंड में कई स्थानों जैसे अल्मोड़ा और सोमेश्वर में नमक कानून को तोड़ा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में लगभग 12% सैनिक उत्तराखंड से थे, जो इस क्षेत्र में के अदम्य साहस को दर्शाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में शक्ति, गढ़वाली और अल्मोड़ा अखबार जैसे समाचार पत्रों ने जनता में राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम किया। उत्तराखंड की महिलाओं जैसे बिश्नी देवी शाह, जो राज्य की पहली महिला जेल जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनी, इस स्वतंत्रता संग्राम में कुंती वर्मा का भी योगदान अतुलनीय रहा है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन ने दुनिया को सिखाया कि पर्यावरण की रक्षा महलों में बैठकर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर होती है। चमोली के रेडी गांव में रहने वाली गौरा देवी के नेतृत्व में उनकी साथी महिलाओं ने साबित कर दिया कि जब सामूहिक इच्छा शक्ति जागती है तो सबसे बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। जब जंगलों को काटने के लिए ठेकेदार आए तो गौरा देवी के नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा लिया और कहा, पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। यह था पेड़ों और जंगलों से उत्तराखंड के लोगों का लगाव। उस समय एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ और यह नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह सिर्फ पेड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी मिट्टी और पहाड़ों को बचाने का जज्बा था, जिसने पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का रास्ता दिखाया। चिपको आंदोलन उत्तराखंड पर्यावरण आंदोलन का जन्म स्थान है। इस आंदोलन को बढ़ाने में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन विश्व प्रसिद्ध हुआ और भारत में पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बना। इसके बाद शुरुआत होती है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की। पृथक राज्य बनाने की मांग का यह आंदोलन 1994 की गर्मियों में चरम पर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 1938 में श्रीनगर कांग्रेस सत्र में पहली बार उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की आवाज उठी थी। पहाड़ के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सड़कों पर थे। मांग सिर्फ एक थी, हमें अपना अलग राज्य चाहिए। उत्तर प्रदेश के विशाल प्रशासन में पहाड़ की आवाज कहीं दब जाती थी, लेकिन इस हक की लड़ाई का रास्ता इतना कठिन होगा, यह किसी ने नहीं सोचा। इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा, भाषा, संस्कृति की रक्षा और अलग राज्य की मांग लंबे समय से चल रही थी। इसके बाद आया 1 सितंबर 1994 का वह काला दिन, जिसे खटीमा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। जिस दिन खटीमा की सड़कों पर हजारों आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरह से जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। इस घटना से पूरे पहाड़ में गुस्से की आग धधक उठी। खटीमा की मिट्टी शहीदों के खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन अब आंदोलन रुकने वाला नहीं था। आंदोलन का यह सिलसिला अभी रुका ही नहीं था कि पहाड़ों की रानी मसूरी में मातम का वह दिन आया। 2 सितंबर 1994 के दिन खटीमा की खबर सुनकर अगले ही दिन मसूरी में जनता सड़कों पर उतर आई। झूला घर पर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर फिर से गोलियां चली। बेकसूर आंदोलनकारी पर एक बार फिर से पुलिस ने गोली चला दी। इस बार गोलीकांड में
हंसधनी और बेलमती चौहान जैसी महिलाओं ने अपनी शहादत दी। इन्हीं सारी घटनाओं के बीच इस संघर्ष में पुलिस अधीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी की भी मृत्यु हुई। मसूरी की वादियों में उस दिन शांति नहीं बल्कि इंसाफ की चीखें गूंज गूंज रही थी। यह तो बस उन काले दिनों की शुरुआत थी। इसके बाद 2 अक्टूबर 1994 को जो गांधी जयंती का दिन था, उस दिन हजारों आंदोलनकारी बसों में भरकर दिल्ली जा रहे थे ताकि अपनी मांग केंद्र सरकार को दे सके। लेकिन मुजफ्फरपुर नगर के पास रामपुर तिराहे पर पुलिस ने उनको रोक लिया। रात के अंधेरे में शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई। कहा जाता है कि उस रात मानवता शर्मसार हुई थी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और कई युवाओं को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। इन बलिदानों ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर छोड़ दिया था। दिल्ली की सत्ता को झुकना पड़ा। लंबे कानूनी संघर्ष और जन आक्रोश के बाद संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया गया। आखिरकार इतने बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 को आधी रात एक नया सवेरा हुआ और भारत के मानचित्र पर एक नया राज्य उभरा, उत्तरांचल। यह भारत का 27वां राज्य बना। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। आंदोलनकारियों की इच्छा थी कि इस नए राज्य का नाम उत्तराखंड हो, जो अंततः 1 जनवरी 2007 को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आज जब हम विकसित उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमें उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहे और इस पूरे आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। शहादत के बदले मिले हुए इस राज्य उत्तराखंड के शहीदों को नमन। भारत न्यूज लाइव का यह संस्करण हमारा उत्तराखंड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने व्यूज को हमारे साथ जरूर साझा करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।